चलिए जी। नमस्कार एंड वेलकम। लेट्स बिगिन द संडे क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई हिंदी। जैसे कि आपको बता दिया गया था, हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है समास। ठीक है। आप में से कुछ लोग 12th के हैं, कुछ लोग 10th के हैं और बाकी कुछ बाहर के भी हैं। तो देखो, आपकी टेक्स्ट बुक में समास की अलग डेफिनेशन होगी, अलग एग्जाम्पल्स होंगे, वो आपको पढ़ने हैं, बिल्कुल पढ़ने हैं। मैं यहाँ पे आपको आसान शब्दों में बताऊंगा समास क्या होता है और उसके 6 प्रकार कौन से होते हैं। हम सब मेजोरिटी इंग्लिश मीडियम की है, तो हम लोगों को हिंदी के शब्द उतना जल्दी समझ में नहीं आते जितना इंग्लिश के शब्द आते हैं। मैं आपको इंग्लिश के शब्दों की हेल्प से हिंदी पढ़ाऊंगा। आज तक आप लोग हिंदी से इंग्लिश सीखते रहे हो, आज आप इंग्लिश की मदद से हिंदी सीखने वाले हो। लेट्स बिगिन। व्हाट इज समास? समास क्या होता है? ठीक है जी। तो समास बेसिकली क्या होगा, जहां पे हम दो शब्दों को दो शब्दों को एक शब्द बना देंगे। बहुत ही आसान भाषा में दो को हम क्या करेंगे, एक शब्द बना देंगे। कई बार दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम दो की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। तो हम एक शब्द में ही कुछ ज्यादा जो वर्ड्स हैं उनका मतलब यहाँ पे निकल आएगा। इज इट क्लियर? इसीलिए ही इस तरीके को, जहाँ पे हम बहुत ही कम शब्दों में बहुत बड़ी बात को कह दें, इसीलिए हिंदी में इसको कहते हैं समास शैली। समास शैली। फिलहाल हम लोग समास शैली नहीं, हम लोग सिर्फ समास पढ़ रहे हैं, पर मैं आपको बता दूं, इसीलिए ही समास शैली का मतलब होता है अफोरिज्म। जब हम बहुत ही कम शब्दों में बड़ी बात को कह जाएं, गागर में सागर भरना, इस अफोरिज्म यानी समास शैली। यहां तक बात क्लियर हुई? ठीक है जी। समास 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो क्या होगा हमारा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या मतलब होता है तत्पुरुष समास का? जहां पे दो वर्ड्स होंगे, वर्ड्स। वर्ड्स को हम बोलेंगे पद। ठीक है जी। वर्ड्स को हम लोग बोलेंगे पद, या फिर अगर एक शब्द है और उसके हम दो हिस्से कर रहे हैं तो उसको भी हम बोलेंगे पद। इंग्लिश में इनको बोलते हैं स्लैबल। जहां पर दो पद होंगे और दो पदों के बीच में क्या होगा, एक कनेक्टर होगा। कनेक्टर को हिंदी में बोलते हैं संयोजक। ठीक है जी। एक संयोजक होगा। तो इन दोनों के बीच में जो संयोजक है ना, उसको हम हटा देंगे। दो पदों के बीच में संयोजक को हटाकर, उसको हटाकर एक पद यानी एक शब्द बनता है। शब्द बनता है। ठीक है जी। यहां तक बात क्लियर रही? अभी कैसे होगी, अभी एग्जांपल कहाँ देखें। संयोजक क्या हो सकते हैं, कनेक्टर क्या हो सकते हैं? ठीक है। तो जैसे इंग्लिश में होता है ना, फॉर, एंड, बट, यहाँ पे कनेक्टर हमारे होने वाले हैं जैसे का, की। ठीक है जी। से, इस टाइप के हमारे कनेक्टर होने वाले हैं। कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ, एक मिनट। को, के लिए, को, या फिर के लिए, इस टाइप के हमारे पास कनेक्टर होने वाले हैं। इन कनेक्टर को हम हटा देंगे और दो शब्दों से एक बना देंगे। ठीक है जी। अब शुरू करते हैं हमारे एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, ग्वालियर में एक बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन है जिनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। वो किसके बेटे हैं? एक, अच्छा हाँ, आपकी चैट बॉक्स ऑन नहीं है ना? ऑन कर देता हूँ मैं। हाँ, चैट बॉक्स ऑन नहीं था आपका, अब ऑन है। ठीक है। वो किसके बेटे हैं? एक किंग के। किंग के तो हम क्या बोलेंगे, राजा का पुत्र। ठीक है जी। राजा का पुत्र। तो ये कितने शब्द हो गए? तीन शब्द। कितने हो गए ये? तीन शब्द। इनमें से ये क्या हो गए? दो पद। पद एक और पद दो, मतलब स्लैबल वन और स्लैबल टू, या वर्ड वन और वर्ड टू। और ये जो बीच में है ना, ये होता है हमारा कनेक्टर। हिंदी में हम इसको बोलते हैं संयोजक या फिर योजक। ठीक है जी। संयोजक या फिर योजक, कनेक्टर। इस कनेक्टर को मारो गोली और इसको एज इट इज लिख दो, राजपुत्र। राजपुत्र, ये बन गया हमारा समास। इसको हम बोलते हैं तत्पुरुष समास। और ये होता है समास, ये होता है समास विग्रह। ठीक है जी। समास बोल सकते हैं इसको, एक और वर्ड बोला जाता है सामासिक पद। सामासिक पद मतलब समास होने के बाद ये रिजल्ट आया, और समास होने से पहले
ये रिजल्ट था। ये था आपका भाई पहला एग्जाम्पल। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। शरणागत, ठीक है, शरणागत, शरणागत बच्चल बोलते हैं ना, सॉरी, शरणागत वहां पे आएगा, ठीक है। तो शरण को आगत, आगत मतलब शरण को प्राप्त, जो शरण में आ चुका है, तो हम बोलेंगे इसको शरणागत। शरण आगत को इसमें मिला दिया, आ की मात्रा आ गई, शरणागत, ठीक है जी। ये भी हमारा क्या हो गया, तत्पुरुष समास। ये कहलाएगा सामासिक पद, मींस कॉम्बिनेशन के बाद, और ये कॉम्बिनेशन से पहले। अगर डाउट हो तो बिल्कुल पूछो, बस रिपीट करने को मत बोलना। बारिश हो गई इसलिए नेटवर्क नहीं आ रहा, ऐसा भी होता है, वाह बेटा। या बारिश हो गई इसलिए बच्चे नहीं आ रहे सो रहे होंगे बैठ के अभी। देखो, तुलसी कृत, तुलसी कृत, ये सामासिक पद है, इसका मतलब क्या हो गया, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा कृत। कृत का मतलब होता है लिखा हुआ, तो क्या लिखा है तुलसीदास ने, मानस, रामचरित मानस। तो ये सामासिक पद हो गया, ये हो गया समास विग्रह। चौथा, ऐसे ही मैं आपको बताऊं, सेनापति सबने सुना होगा, सेनापति ये वर्ड, सेनापति, तो क्या होगा, सेना का पति, ठीक है जी। ऐसे मैं कहूं, चलो अब आप लोग ट्राई करो, ऋण मुक्त, इसका क्या हो सकता है, लिखो चैट बॉक्स में, भले इंग्लिश में लिख दो, इंग्लिश मतलब इंग्लिश, इंग्लिश में लिख दो भले जी। तो जैसे ये ऋण मुक्त है, ऋण से मुक्त, उसी तरीके से मुक्त आ सकता है रोग मुक्त, रोग मुक्त, तो इसका हो जाएगा रोग से मुक्त। तो अगर आप एक एग्जाम्पल पढ़ते हो तो बाकी के एग्जाम्पल आपके दिमाग में खुद सेट हो जाएंगे, ठीक है जी। ऐसे ही था तुलसी कृत। ऐसे ही अगर कभी कंपटीशन होता है कहीं पे कि खुद की लिखी हुई पोएट्री आपको सुनानी है, तो उसको बोलते हैं स्वकृत, स्वकृत, स्व द्वारा यानी स्वयं द्वारा लिखित, स्वरचित भी बोलते हैं ना, स्वकृत, स्व द्वारा रचित। ऐसे आपको खुद ब खुद और एग्जाम्पल्स आते चले जाते हैं, ठीक है जी। एक आध एग्जाम्पल मैं आपको और दे देता हूँ, जैसे गौशाला, शाला मतलब हो गया घर, तो गौ के लिए शाला, गौशाला। ऐसे ही पाठ के लिए शाला, पाठशाला, ठीक है। विद्या के लिए आलय, विद्यालय। ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे। तो ये था आपका तत्पुरुष समास, इसको नोट करके डन बोलें। सही समझे हैं, सही पकड़े हैं। हमारा अगला वाला जो समास है उसका नाम है हमारा कर्मधारय समास। क्या तुक्का लगाया शिवम दुबे ने, वाह। देखो कर्मधारय समास में क्या होता है, यहाँ पर जो दो पद हैं, यहाँ पर, अच्छा ये और लग रहा है, ये लो, यहाँ पर जो दो पद हैं, ठीक है, दो पद या दो पदों में से जो एक पद होगा ना, एक पद मतलब एक जो शब्द का हिस्सा है वो दूसरे हिस्से यानी दूसरे पद को क्वालिफाई करेगा, दूसरे पद की विशेषता बताएगा, दूसरे पद की विशेषता बताएगा। कैसे बताएगा, दो तरीके से। यहाँ तो पहला वाला पद दूसरे वाले पद के लिए एडजेक्टिव का काम करेगा, उसकी क्वालिटी को बताएगा, या फिर उसके लिए कंपेयर करवाने का काम करेगा। या तो वो एडजेक्टिव होगा, या फिर वो दोनों आपस में कंपेयर हो रहे होंगे और एक की विशेषता दूसरे पे जा रही होगी। मैं दोनों आपके सामने कंपेयर करके लिख दूंगा। जहां पे एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं विशेषण, ठीक है जी। और जिस नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताई जा रही है उसको बोलते हैं विशेष्य। वैसे नाउन ही रहेगा वो, विशेषण विशेष्य,
ठीक है जी। और दूसरे वाले में कंपैरिजन होगा, मेय उपमान। ठीक है जी। तो वहां पे कंपैरिजन को हम बोलते हैं उपमा, तो ये कहलाएगा उपमेय, उपमेय, उपमान। में उपमान याद करने की जरूरत है नहीं, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो दोनों ही कैटेगरी है वो आती है कर्मधारय समास के अंडर। इसको बोलते हैं विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास, उसको बोलते हैं उपमेय उपमान कर्मधारय समास। ये म लिखा हुआ है, ठीक है जी। ये मैं आपको बताऊं एडजेक्टिव वाला, तो हम ये बोल सकते हैं महात्मा, ठीक है, महात्मा। तो ये दो शब्दों से बना है, महान और आत्मा, ठीक है। तो ये जो महान है वो क्या है, एक एडजेक्टिव है, ग्रेट। तो हम क्या बोलेंगे, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। तो क्या है, महान। महान क्या हो गया, एडजेक्टिव, हिंदी में बोलते हैं विशेषण। आत्मा क्या हो गया, नाउन, जिसकी क्वालिटी बताई जा रही है, और उसको हिंदी में हम बोलते हैं विशेष्य। तो ये हो गया विशेषण, ये हो गया विशेष्य। कंपैरिजन हुआ क्या, नहीं, क्या हुआ, कंपैरिजन नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है जी। ऐसे ही हम बोल सकते हैं कृष्ण सर्प। कृष्ण का मतलब होता है काला, कृष्ण सर्प, कृष्ण काला, क्योंकि जो महाभारत में कृष्ण थे वो काले थे। हाँ, वो स्टार प्लस वाली महाभारत है, तो उसमें वो सौरभ जैन को दिखाते हैं गोरे चिट्टे बंदे को कृष्ण, क्योंकि वहां पे पैसा कमाना होता है। तो कृष्ण का मतलब होता है काला। कृष्ण सर्प का मतलब क्या है, वह सर्प जो काला है, बेसिकली काला सर्प, वह सर्प जो काला है। काला इज एडजेक्टिव, सर्प इज नाउन, विशेषण विशेष्य, ठीक है जी। इसी तरीके से आप बोल सकते हो शुभागमन, यानी प्रॉस्परस, शुभ आगमन, एक अच्छा स्वागत, अच्छा अराइवल, गुड अराइवल। शुभ है जो आगमन, शुभ है जो, ये है बाद में, हो नहीं है, ठीक है, मैंने बहुत टाइम बाद हिंदी लिखी है ऐसे। शुभ है जो आगमन। तो अगर किसी का आना बहुत शुभ हो, जैसे मान लो न्यू ईयर आया और न्यू ईयर के साथ 2 जनवरी को वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वाओ, ये जो न्यू इसका आगमन है, जो अराइवल है, वो बहुत शुभ है, बहुत लकी है। तो हम उसको बोलेंगे शुभागमन, शुभ आगमन, ठीक है जी। यहाँ पे हमने क्वालिटी बताई, शुभ यानी इक्वालिटी, आगमन यानी नाउन, विशेषण विशेष्य। ये बात क्लियर है, वेरी गुड, ठीक है। फिर उपमेय उपमान में क्या होगा, हम बोलेंगे जैसे चंद्रमुख। अब चंद्रमुख में क्या हो रहा है, इन दोनों ही शब्दों में, इन दोनों ही शब्दों में यानी इन दोनों ही पदों में एक भी क्वालिटी नहीं है ना। चंद्र एक क्वालिटी का नाम है ना, मुख एक क्वालिटी का नाम है, लेकिन इनमें से एक जो पद है, इसके पास एक क्वालिटी है। चंद्र, जब मैं बोलता हूँ चांद, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, सफेद, सुंदर, शांत, है ना। चांद को बोलते दिमाग में आती है सफेदी, सुंदरता। तो हम लोग बोल रहे हैं चंद्रमुख, मतलब उसका जो मुख है वो कैसा है, चंद्र के समान। तो हम बोल रहे हैं चंद्रमुख मतलब चंद्र के समान मुख, ठीक है जी। आजकल की भाषा में बोलो तो वो बोलते नहीं, ये चांद सा रोशन चेहरा, आंखों का रंग सुनहरा, नहीं, बालों का रंग सुनहरा, सॉरी, आंखों का हो गया सुनहरा, आंखों का कैसे सुनहरा होगा। तो हम बोलते ना चांद सा रोशन चेहरा, उसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं चंद्रमुख। तो तारीफ पहले भी होती थी, अभी भी होती है, पर आजकल ऐसे होती है, पहले ऐसे होती थी, चंद्रमुख, चंद्रमुखी। तो चंद्रमुख मतलब चंद्र के समान मुख। तो यहाँ पे ये जो दोनों पद हैं, ये आपस में कंपेयर हो रहे हैं, और इसकी ये इसकी कंपैरिजन करके क्वालिटी बता रहा है, ठीक है जी। उपमान और उपमेय इसी को बोलते हैं। इज इट क्लियर। ऐसे ही हम कह सकते हैं कमल नयन, जैसे ये मुख की तारीफ की, ऐसे नयनों की तारीफ कर दो, कमल नयन भगवान राम को बोला जाता है, कमल नयन। तो जिसके नयन कैसे हो, कमल के समान हो, कमल के समान नयन। तो भगवान राम की जो आंखें थी थोड़ी सी बड़ी थी, कमल जैसी थी, इसलिए उनको कहते हैं कमल नयन, राजीव लोचन, ठीक है। मृग के समान हो तो मृग लोचन। ओके, इसकी और एग्जांपल, नया रचा है, कनक के समान लता, कनक लता कह सकते हो, लास्ट एग्जांपल इसका।
लता का मतलब होता है बेल, कनक का मतलब होता है गोल्ड। तो अगर ऐसी कोई क्रीपर हो, ऐसी कोई बेल हो जो गोल्ड के समान लगे, तो उसको हम बोलेंगे कनक, यानी स्वर्ण के समान लता, यानी बेल। अब बताइए भाई, क्लियर हुआ? तीसरे समास की तरफ। ठीक है जी। हमारा जो तीसरा समास है, इसका बहुत ही अच्छा सा नाम है, बहुत सिंपल, सबसे फेवरेट मेरा, द्विगु समास। ठीक है जी। द्विगु बोलते हैं इसको कुछ लोग, आप देखोगे तो द्विगु बोलते हैं, वैसे द्विगु सही है, यहाँ पे वर्ब भी आ जाता है बिकॉज। तो द्विगु समास, द्विगु समास का मतलब क्या होता है? एक ऐसा समास जहां पर हम एक नंबर को भी शामिल करते हैं, यानी यहाँ पर जो पहला पद होता है, एक शब्द में दो हिस्से हैं, हिस्सों को बोला गया है पद, तो पहला पद संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक मतलब वो किसी नंबर की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है जी, किसी नंबर की तरफ इशारा कर रहा है। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे आप सबने सुना होगा, पंडित विष्णु शर्मा ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है पंचतंत्र। पंच, सुना है? सुने, पंचतंत्र की कहानी। इसका मतलब क्या है? जहां पर पांच तंत्र हो, यानी पांच कहानियां हो। पांच तंत्रों, यानी पांच कहानियों का समूह, पांच कहानियों का समूह। इसी तरीके से एक जगह है जिसका नाम है पंचवटी, कभी जाना घूमने, तो उसको पंचवटी बोलते हैं क्योंकि वहां पे पांच वट यानी पांच पेड़ों का समूह है। पंचवटी, जहां पर पांच वटों यानी वृक्षों का, पेड़ों का एक समूह है। समाहार भी बोल सकते हो, समूह भी बोल सकते हो। ऐसे ही हमारा प्यारा पंजाब, तो आब का मतलब होता है रिवर, पंजाब का मतलब जहाँ पे पांच नदियां मिलती हो। गंगा नहीं है मेरे ख्याल से, उसमें शायद झेलम और ब्यास, ऐसे पांच, सतलुज, ऐसे पांच नदियां हैं। शायद इंडस भी है। ऐसे पांच नदियां मिलके, हाँ, त्रिभुवन कह सकते हो, तीन भुवनों का समूह। बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही अकबर के दरबार में होते थे हमारे नवरत्न, नवरत्न तेल भी आता है तो नौ रत्नों का समूह। ठीक है जी, नौ रत्नों का समूह या समाहार। तो उन नौ रत्नों में से एक बहुत ही फेमस थे जिनका नाम था तानसेन, वो हमारे ग्वालियर के थे। ठीक है जी। अभी उनका समारोह भी चल रहा है, उनकी जहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, कब्र है, मकबरा है, वहां पे भी समारोह शायद एंड होने वाला है, यहाँ आज होगा एंड। ठीक है। ऐसे ही हनुमान जी को बोलते हैं अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। तो नव निधि, नव निधि, नव निधि का मतलब क्या हो गया? जिसके पास नौ निधियां हो, मतलब नौ अलग अलग वरदान हो, कैपेबिलिटीज हो। नौ निधियों का भंडार, भंडार या समाहार। ठीक है जी। चलिए भाई, फोर्थ, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है? यहाँ पर है ना, जो दो पद होते हैं ना, तो दो पदों के बीच में या तो आना था और, या फिर या। ठीक है, और या फिर या। अब और या फिर या को हमने हटा दिया, दो पदों के बीच था। ठीक है, दो पदों के बीच इस और या फिर या, इसको है ना हटाकर, हटाकर एक ये चिन्ह आ जाता है, डैश। है, जैसे मैं कहूं कि वो यार रात दिन पढ़ाई करता रहता है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? रात और दिन पढ़ाई करता है। नहीं, इसको हम रात और दिन नहीं बोलने वाले, रात और दिन नहीं बोलेंगे, हम इसको बोल देंगे रात दिन। रात दिन पढ़ाई करता है। ऐसे बोल, मैं बोलूं सुख या दुख, क्या चाहिए?
सुख या दुख। तो इसको सुख या दुख की जगह हमने बोल दिया सुख और दुख। ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल सही लिखा है आप लोगों ने। पिता पुत्र बोल सकते हो, तो ये हो जाएगा पिता और पुत्र को मिला के हम लोग बोल देंगे पिता पुत्र, पिता पुत्र बोल देंगे। ठीक है जी। ऐसे ही गंगा और यमुना बहुत ही फेमस नदियां हैं, गंगा और यमुना। तो हम लोग क्या बोल देंगे इसको, गंगा यमुना। ठीक है जी, इज इट क्लियर? ठीक है, ये था आपका बेटा द्वंद्व समास। अब हम आगे बढ़ेंगे पांचवें समास की तरफ। हमारे पांचवा हमारा है भाई बहुव्रीहि समास। अब किसी की सास और बहू ये है नहीं, तो वो मत समझ लेना बहू है तो सास भी होगी। बहुव्रीहि समास। देखिए जी, बहुव्रीहि समास क्या होता है। अभी जब बात निकली थी कर्मधारय समास की और द्विगु समास की, तो कुछ लोगों ने नाम लिया था दशानन का, कुछ ने नाम लिया था चतुर्भुज का। कर्मधारय में कुछ लोगों ने नाम लिया था नीलांबर का। याद रखना, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हमारे आ जाता है जब हम लिख देते हैं पीतांबर, पीला है जो अंबर। ठीक है, हम लोग सोचते हैं पीला है जो अंबर, हम लोग लिख देते हैं दशानन और ये कह देते हैं कि जहां पे दश आ रहा है, दशानन 10 आ रहा है तो ये द्विगु होगा। ऐसा नहीं है, ये हो जाएगा बहुव्रीहि। क्यों? इसलिए जहां पर हमारे पास दो पद हो, यानी शब्द के दो हिस्से हों, दो पद किसी तीसरे व्यक्ति की ओर संकेत करे। संकेत मतलब होता है इशारा करना। किसी तीसरे व्यक्ति की ओर, तीसरे व्यक्ति की ओर संकेत कर रहे हो। ठीक है जी, तीसरे व्यक्ति की ओर संकेत करने का मतलब क्या है। जब हम बोलते हैं पीतांबर, तो ये जो पीतांबर है ये किसी का नाम है। ठीक है, तो ये पीला है जो अंबर नहीं है। ये क्या है, पीला है जिसका अंबर, मतलब यहाँ पे कपड़े। पीला है जिसका, जो नहीं जिसका, अंबर। यहाँ अंबर का मतलब क्या है, वस्त्र। कौन है जो पीले वस्त्र पहनता है, वो है हमारे भगवान कृष्ण। देखा है ना महाभारत में, वो पीली धोती पहन के तेज तेज जा रहे होते हैं, मोजी वोजी पहन के। स्टार प्लस वाली महाभारत देखी होगी, उससे पहले वाली देखी होगी। ठीक है, तो कृष्ण। ऐसे ही दशानन मतलब क्या हुआ, 10 आननों का समूह नहीं, जिसके पास 10 आनन है। तो 10 है आनन, आनन का मतलब है खोपड़ी, सिर। 10 है आनन जिसके, आनन का मतलब है सिर। कौन है भाई वो, रावण, है ना। अच्छा, रावण के सही में थे क्या 10 सिर? सोचो, इज इट पॉसिबल बायोलॉजिकली? नहीं थे। तो ऐसा क्यों बोलते हैं लोग, ऐसा लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको बोलते हैं मिथ। मतलब किसी ने कहानी लिख दी दशानन, दशानन का मतलब जिसके पास 10 अलग अलग बुद्धियां हो, माइंड हो, जिसका दिमाग लिटरेचर में भी चलता है, जिसका दिमाग म्यूजिक में भी चलता है, वॉरफेयर में भी चलता है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी चलता है। तो 10 अलग अलग फील्ड में जिसके दिमाग चलते हैं, उसको बोलते थे दशानन। तो याद रखना, असली में कोई 10 आनंद नहीं थे। आप बायो लगाओ ना, यहाँ से ब्लड सर्कुलेशन जाता है, आप कहाँ से इसे 10 जगह से ऑक्सीजन लेके आओगे, ब्लड सर्कुलेशन करोगे? इज इट पॉसिबल? नहीं ना। तो दशानन क्या था, असली में नहीं था, ये एक रूपक है, मेटाफोर है, कहानी में कहा गया था और हम लोगों ने उसको रियल मान लिया। ठीक है, और एग्जांपल दे देते हैं आपको। नीलकंठ हमारे शिव जी। तो जब हम कहते हैं नीलकंठ, तो हम ये नहीं कह रहे नीला है जो कंठ। ठीक है जी, हम कह रहे हैं नीला है कंठ जिसका। इंडिया में एक बर्ड भी है ऐसा, शायद आपके शहर में होगा। है आप लोग के शहर में नीलकंठ? हमारे शहर में तो आता है एक बंदा, उसको पकड़ के ले आता है, नीलकंठ के दर्शन कर लो, नीलकंठ के दर्शन कर लो। कोई फेस्टिवल होता है उस दिन, शायद शिवरात्रि के दिन होता है या कोई और फेस्टिवल होता है, शायद नाग पंचमी, शिवरात्रि, ऐसा कोई फेस्टिवल होता है। नीलकंठ, नीला है
कंठ जिसका, तो या तो वो बर्ड होगा नीलकंठ बर्ड, या फिर होंगे हमारे शिवजी महादेव। ओके, और एग्जांपल ले लो, गजानन, गज के समान जिसका मुख हो, हाथी के समान जिसका फेस हो, गजानन। और नॉट फेस, सॉरी, आनंद मतलब फेस, पेट के लिए लंबोदर था, हाँ। गज के समान, हाथी के समान जिसका है आनन, है आनन, यानी मुख, फेस, जिसका, जिसका गणेश जी। चलिए जी, इसको नोट करके डन बोले, फिर हम आखिरी समास, छठवें समास की तरफ बढ़ेंगे। अव्ययी भाव समास, छठवां और आज का आखिरी। अव्ययी भाव समास क्या होता है? अव्ययी भाव समास, अव्यय क्या होता है पहले ये समझो, ठीक है। अव्यय क्या होता है? आप इसको कह सकते हो अव्यय को, जिसको हमने इंग्लिश में पढ़ा है, या तो एडवर्ब, या आप इसको कह सकते हो डिटर्मिनर, ठीक है जी, जो हमने इंग्लिश में पढ़ा है। तो यहाँ पे जो पहला पद है, दो पद होंगे ऑफ कोर्स, जो पहला पद है वो एक अव्यय होगा, यानी या तो वो एक डिटर्मिनर होगा या फिर एक एडवर्ब होगा, और जो दूसरा पद है वो एकदम नॉर्मल सा होगा, हमारा संज्ञा, यानी नाउन, संज्ञा। यही होता है अव्यय भाव। जैसे मैं कहूं एवरी डे, एवरी डे, हिंदी में एवरी डे को बोलते हैं प्रति दिन, ठीक है, एवरी डे। यहाँ पे जो प्रति है, ठीक है, वो क्या है? हमारा अव्यय, यानी वो बता रहा है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की कोई काम रोज होता है, ठीक है जी, अव्यय। और जो हमारा दिन है वो है हमारा संज्ञा, यानी हमारा डे। तो हम इसको बोलेंगे अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन, इसका समास विग्रह कहलाएगा हर दिन, ठीक है जी, हर दिन। जियो तो हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, कहते हैं ना वो वाला हर दिन, ठीक है जी। फिर हम कह सकते हैं प्रत्येक, प्रत्येक, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं प्रत्येक। कैसे बनता है ये? प्रति, जो कि है अव्यय, एक, जो कि है हमारी संज्ञा, ठीक है जी, इसको बोलेंगे हम प्रत्येक। ऐसे ही हम कहते हैं भरसक, भर सक, ठीक है। भर का मतलब होता है पूरा, फुल, अव्यय, ठीक है जी। सक का मतलब होता है पेट, सक का मतलब होता है पेट, जो कि है एक संज्ञा, ठीक है जी। तो भर सक का मतलब क्या हो गया? पेट भर। प्रत्येक का मतलब क्या हो गया बेटा? हर एक। चलिए जी, ये हो गया आपके एग्जाम्पल। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया कमल नयन, ये क्वेश्चन में मैं भी बहुत कंफ्यूज होता था, कमल नयन, तो डाउट ये आता है कि ये कौन सा वाला है, अगर ये कर्मधारय हो तो, कि राम है। तो देखो, अगर आप इसका आंसर लिख रहे हो तो उसको आंसर को सही, इसका विग्रह भी लिखो। अगर आप लिख रहे हो कमल नयन एक कर्मधारय समास है, तो हम बोलेंगे कमल, ये वाली हेडिंग के अंडर मत लिख देना, बहुवरी है, वो हेडिंग खत्म हो गई, ठीक है। हम बोलेंगे कमल के समान नयन, कमल के समान नयन। तो ये हो गया हमारा कर्मधारय। क्या हो गया ये? कर्म धार्य, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उपमा हो रही है, इस नयन को हम लोग कमल के समान कह रहे हैं, यहां तक क्लियर है। लेकिन मैं कहूं कि कमल के समान नयन है जिसके, कमल के समान नयन है जिसके, अर्थात राम। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ हम
एक व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसके नयन कमल के समान है। ठीक है, राजीव लोचन हमारे राम। तो यहाँ पे हमने इशारा किया, तो यहाँ पे ये कहलाएगा हमारा बहुव्रीहि बहुव्रीहि समास। ठीक है जी। जब आप आंसर लिखोगे आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। सेम दशानन, 10 आननों का समूह द्विगु समास। दशानन 10 है आनंद जिसके रावण, तो हो जाएगा हमारा ये बहुव्रीहि समास। इसको भी नोट करके डन बोलिए।